स्वागत है आपका उस दुनिया में जहां कहानियां नहीं, डर सांस लेता है। खूनी हॉलिडे की कहानियां, हर रात एक नई दहशत। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की खौफनाक, दिल दहला देने वाली कहानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम विपिन है। तो चलिए अब ये कहानी विपिन जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम विपिन है और मैं झारखंड के जमशेदपुर के पास एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो कोई फिल्मी किस्सा नहीं है। ये एक सच्चा और खौफनाक वाकया है जो मेरे साथ हुआ था उस सफर में जहां मुझे कभी लौट कर नहीं आना था। मैं पिछले 15 सालों से ट्रक चला रहा हूं। देश के हर कोने की सड़कें नापी हैं, पहाड़, जंगल, नदी, रेगिस्तान। लेकिन जो हुआ साल 2019 की उस बारिश भरी रात में, वो मैं आज भी भूल नहीं पाया। तब मैं रांची से माल लेकर त्रिपुरा के अगरतला की ओर जा रहा था। ट्रक में कपड़ा फैक्ट्री का सामान लोड था, टूरिस्ट शर्ट्स, चप्पलें और कुछ लोकल प्रिंटिंग का सामान। उस दिन मेरे साथ खलासी के तौर पर विकास गया था। नया था पर तेज लड़का था। पहले बस ड्राइवर रह चुका था, ट्रक भी बढ़िया चलाना जानता था। वैसे कहूं तो विकास अब कोई नौसिखिया नहीं रहा था। पिछले 2 महीने से मेरे साथ ही था और अब मैं उस पर भरोसा करने लगा था। हम दोपहर तक रांची से निकल पड़े। बारिश का मौसम था लेकिन ज्यादा तेज नहीं बरस रहा था। रास्ता लंबा था, लगभग 800 किलोमीटर से ऊपर, और बीच में से ज्यादातर हिस्सा जंगलों, पहाड़ियों और सुनसान रास्तों से होकर जाता था। रास्ते में विकास हंसते हुए कहता है, भाई विपिन, इस बार कोई ढाबे से खाना नहीं लेंगे। आज मैंने घर से मटर पनीर और चाट मसाला लाया है और चावल भी। वहीं ट्रक के पास बैठकर बनाते हैं, मजा आएगा। मैं भी मुस्कुरा दिया। ठीक है छोरे, पर कोई ऐसी जगह देखनी पड़ेगी जहां ट्रक आराम से खड़ा हो सके। और हां, बढ़ता जा रहा था। शाम होते होते हम चाईबासा पार कर गए थे और अब जंगल वाला इलाका शुरू हो गया था। रोड सिंगल लेन, दोनों तरफ घना जंगल और ऊपर से झींगुरों की आवाज। अजीब सन्नाटा था। विकास कहता है, भाई आगे कहीं अच्छा सा साफ जगह दिखे तो ट्रक रोक लेना, बहुत भूख लग रही है। मैंने कहा, ठीक है, आधा घंटा देख लेते हैं, फिर वहीं बनाते हैं। करीब 6 बज चुके थे। थोड़ी देर बाद हमें एक मोड़ पर सड़क से थोड़ी हटकर एक खुला मैदान दिखा। पेड़ कम थे, जमीन सूखी थी। वहीं हम ट्रक को धीरे से पकड़कर अंदर ले गए और रोक दिया। चल बेटा विकास, अब शुरू कर दे अपनी मटर पनीर। हमने ट्रक से प्लास्टिक की चादर निकाली, नीचे बिछाई। गैस स्टोव, कढ़ाई, मसाले, तेल सब विकास ने निकाल लिए। मैं पानी का डिब्बा लेकर हाथ धोने चला गया। विकास टमाटर, प्याज काटने लगा, प्याज भूनने लगा और मैं ट्रक की बोनट पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। वातावरण एकदम शांत था। दूर तक कोई गाड़ी, आदमी, जानवर तक नहीं, सिर्फ झिंगुरों की आवाज और पेड़ों से आती धीमी हवा की सरसराहट। अचानक विकास बोल पड़ा, भाई ये जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? मैंने कहा, हर नई जगह पहले अजीब ही लगती है। खाना बना ले पहले, पेट भरेगा तो सब ठीक लगेगा। पर विकास की आंखें बार बार पीछे उस घने हिस्से की तरफ जा रही थीं। विकास धीरे धीरे खाना बनाकर तैयार कर रहा था। मसालों की खुशबू अब पूरे इलाके में फैल चुकी थी। मैं ट्रक की सीढ़ी पर बैठा सिगरेट पी रहा था और हवा में तैरती उस मसाले की खुशबू से भूख और तेज लग रही थी। विकास बोला, भाई लगता है आज तो खाना होटल से भी बढ़िया बनेगा। देखो ना, प्याज का रंग एकदम बढ़िया आ रहा है। मैं हंसते हुए बोला, बस ज्यादा मिर्च मत डालियो। पिछली बार की तरह कि खाने के बाद दोनों पानी की बाल्टी खोजते रहे। हम दोनों हंस ही रहे थे कि अचानक विकास की निगाहें मेरी पीठ के पीछे जाकर ठहर गईं। उसका चेहरा एकदम सन्न सा हो गया। मैंने कहा, क्या हुआ बे?
वो धीरे से बोला, भाई कोई औरत खड़ी है पीछे। मैं पलटा, वो सच कह रहा था। करीब 20 से 25 कदम की दूरी पर सड़क के किनारे एक दुबली पतली औरत खड़ी थी। साड़ी फटी पुरानी, बाल बिखरे हुए। वो हिल भी नहीं रही थी, बस हमें देखे जा रही थी। मैंने विकास से धीरे से कहा, शायद कोई भटक गई होगी, भूखी प्यासी हो, पूछ लें। विकास कुछ बोलता उससे पहले ही वो औरत अपनी जगह से चल पड़ी सीधी हमारी ओर। उसका चाल इतना धीमा और भारी था जैसे उसके पांव जमीन से खींचे जा रहे हो। वो पास आई और बिना कुछ बोले विकास के हाथ की कड़ाई की तरफ देखने लगी। मैंने पूछा, क्या बात है बहन जी, कुछ चाहिए? उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। भूख लगी है, 2 निवाला दे दो। हम दोनों एक पल को चुप हो गए। उसका बोलने का लहजा कुछ अलग था, जैसे शब्द उसके गले से नहीं कहीं और से आ रहे हो। मैंने विकास से कहा, दे दे यार, एक रोटी और थोड़ी भाजी। विकास ने 1-2 रोटी और थोड़ा भाजी प्लेट में परोस के आगे बढ़ाया तो वो औरत बोली, प्लेट नहीं चाहिए, उसी कढ़ाई से चाहिए। हम दोनों अचकचा गए। बहन जी, गरम है, हाथ जल जाएगा, विकास बोला। वो औरत झुक के हाथ बढ़ा के सीधे कढ़ाई में उंगलियां डालने लगी। विकास चीख पड़ा, अरे जल जाएगा। लेकिन औरत के चेहरे पे कोई दर्द नहीं था। उल्टा वो हल्की सी मुस्कुराई और धीरे से बोली, यही तो चाहिए था, गरम, ताजा, सौंधा। वो 3 उंगलियों से भाजी उठाकर अपने मुंह में डालने लगी और खाते खाते उसकी गर्दन अजीब तरीके से टेढ़ी हो गई, जैसे कोई लकड़ी की गुड़िया हो। फिर वो बोली, कितने लोग आए हैं इस रास्ते, किसी ने नहीं खिलाया, तुम अच्छे हो। मैंने विकास की तरफ देखा, वो डर से सफेद पड़ चुका था। औरत ने एक झलक विकास की तरफ देखी और बोली, पर ये तो कम दिया, भूख तो मेरी अभी बाकी है। मैंने कुछ बोलने की कोशिश की। बहन जी, आप चाहें तो और ले लीजिए, पूरा खाना ले जाइए। वो मुड़ी और धीरे धीरे उसी दिशा में लौट गई जिधर से आई थी, लेकिन इस बार उसके पांव जमीन से छू भी नहीं रहे थे। हवा में कुछ इंच ऊपर चलते हुए चली गई। हम दोनों वहीं बैठे रह गए। कढ़ाई में उंगली के निशान, भाजी का कुछ हिस्सा गायब और पीछे सिर्फ सन्नाटा। विकास थर थर कांपते हुए बोला, भाई ये औरत नहीं थी, ये कुछ और था। मैंने भी चुपचाप सिर हिलाया। हमने खाना वहीं छोड़ दिया, ना भूख रही ना हिम्मत। चादर समेटी, स्टोव उठाया और जल्दी से ट्रक में बैठ गए। जैसे ही मैंने ट्रक स्टार्ट किया, इंजन ने अजीब सी आवाज की, जैसे किसी ने रोकने की कोशिश की हो, फिर चल पड़ा। रास्ते पर लौटते ही महसूस हुआ कि वो जो मोड़ हमने पहले देखा था वो अब कहीं नहीं था। हम घूमते रहे, एक जैसा पेड़, एक जैसी झाड़ी, एक जैसे पत्थर बार बार आते रहे। विकास फुसफुसाया, भाई हम कहीं फंस तो नहीं गए? मैंने कहा, कुछ तो है यहां, कुछ सही नहीं है। ट्रक अब 70 की स्पीड से चल रहा था, लेकिन फिर भी हम कहीं पहुंच नहीं पा रहे थे। बाहर अंधेरा घना होता जा रहा था। घड़ी ने रात के 9 बजा दिए थे। अब जंगल की हवा में वो आम ताजगी नहीं, कुछ भारीपन था, जैसे पेड़ भी सांस ले रहे हो और कोई हमें अपनी नजर से घूर रहा हो। मैंने विकास से कहा, देख, रास्ता पहचान में नहीं आ रहा, पर जीपीएस भी काम नहीं कर रहा, नेटवर्क पूरा चला गया है। विकास चुप था। उसके चेहरे पर पसीना साफ दिख रहा था और वो बाहर एकटक देखे जा रहा था। क्या हुआ विकास? मैंने पूछा। उसने बमुश्किल आवाज निकाली, भाई ये पेड़ ना बार बार आ रहे हैं, तू देखना, दाहिनी तरफ जो पेड़ टेढ़ा था उसके नीचे टूटी बेंच थी, अभी फिर से वहीं आ गए। मैंने ध्यान से देखा, वो सही कह रहा था।
मैंने ट्रक धीमा किया और सोचा कि रुक कर दिशा देख लें। जैसे ही ट्रक रुका, हवा और भारी हो गई। इंजन की गूंज अब भी थी, पर आसपास जैसे सब कुछ थम गया हो। विकास कांपते हुए बोला, भाई, हम कहीं फंस तो नहीं गए? कोई घेरा या चक्र में? मैं झुंझुला कर कहा, कुछ नहीं, हम थक गए हैं, बस थोड़ा ध्यान हट गया होगा। उसी पल ट्रक के बोनट पर 3 जोर की थपकियों की आवाज आई। हम दोनों एक साथ चौंक कर आगे की ओर झुके। बोनट पर कोई नहीं था। फिर एक धीमी आवाज, जैसे कोई बहुत पास फुसफुसा रहा हो, मुझे और चाहिए। मैंने तुरंत ट्रक का गेट बंद किया और लॉक लगाया। दिल जोर से धड़क रहा था। विकास अब बोल भी नहीं पा रहा था। अचानक ट्रक के सारे शीशे एक साथ धुंधले होने लगे, जैसे किसी ने बाहर से पानी फेंका हो। विकास चिल्लाया, भाई स्टार्ट कर, निकल यहां से। मैंने चाबी घुमाई, ट्रक स्टार्ट ही नहीं हुआ। 3 बार कोशिश की, इंजन गुरगुराया लेकिन चालू नहीं हुआ। फिर दाहिनी ओर की विंडशील्ड पर एक हाथ रखा दिखा, वही औरत का, जिसकी उंगलियां जल चुकी थी और वो शीशे पर खून से कुछ लिख रही थी। और अब विकास पूरी तरह डर के मारे हिलने लगा था। मैंने एक बार और चाबी घुमाई और इस बार ट्रक चालू हो गया। मैंने क्लच दबाया, गियर बदला और झटके से ट्रक आगे बढ़ाया। पर जैसे ही ट्रक सड़क पर आया, दाएं तरफ की सीट खाली थी। मैंने एक नजर डाली, विकास वहां नहीं था। विकास! विकास! मैंने गाड़ी एकदम रोकी, नीचे उतरकर टॉर्च से चारों तरफ देखा। कोई नहीं। मैंने दूर से आवाज लगाई, विकास, कहां है बे? कुछ नहीं, सिर्फ झिंगुरों की आवाज। फिर ट्रक के केबिन से विकास की आवाज आई, भाई, पीछे देख। मैं पलटा। ट्रक के पीछे अंधेरे में विकास खड़ा था। मैंने राहत की सांस ली और पास जाकर कहा, कहां चला गया था बे? वो कुछ नहीं बोला, बस धीरे से मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में कुछ था, कुछ गलत। वो ट्रक की तरफ चलने लगा और मैंने देखा उसके पैरों में जूते नहीं थे और उसके पांव जमीन को छू नहीं रहे थे। मैं उसे देखता रह गया। विकास मेरे सामने था, वही कपड़े, वही कद काठी, पर कुछ अलग था। उसकी चाल, उसकी आंखें और वो मुस्कान, जैसे किसी बच्चे को उसका मनपसंद खिलौना मिल जाए, वैसी पर खौफनाक। मैंने कहा, अबे विकास, कहां चला गया था बे? डर गया मैं। उसने सिर झुकाया पर कुछ नहीं बोला। बस ट्रक के पास आया, केबिन में चढ़ गया और अपनी सीट पर बैठ गया। मैं ट्रक स्टार्ट करने ही वाला था जब मैंने देखा उसकी शर्ट की पीठ पूरी गीली थी, जैसे पानी में डूबा हो। बारिश हुई थी क्या? मैंने पूछा। उसने धीमे से सिर हिलाया। नहीं। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, लेकिन मन में कुछ बेचैनी सी थी। हम आगे बढ़ने लगे। रास्ता अब भी वैसा ही सुनसान और घना था, पर एक बात अजीब थी, अब रास्ता दोहराया नहीं जा रहा था। मतलब जैसे हम किसी घेरे से निकल आए हों, पर सवाल यह था कि कैसे। और फिर विकास की हरकतें धीरे धीरे बदलने लगी। वो पहले की तरह ना कोई सवाल, बस सीधा बैठा, आंखें बाहर टिकाकर, जैसे कुछ खोज रहा हो। मैंने हल्के से छेड़ा, ओए विकास, इतनी गहराई से क्या देख रहा है? कोई भूत दिख गया क्या? वो पलटा। उसकी आंखें लाल थीं। कुछ नहीं, उसने बुदबुदाया, बस भूख है। निकलते रह गई। विकास का चेहरा आधा पिघल चुका था, मानो किसी ने उबलते तेल में उसे डुबो दिया हो, पर वो जिंदा था और मुस्कुरा रहा था। अब तो पहचान लिया ना? उसने गुर्रा कर कहा। मैं पीछे हटकर गिर पड़ा। तू विकास नहीं है। वो उठ खड़ा हुआ। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी नहीं थी और उसकी पीठ पर कई चेहरों की छायाएं उभर रही थीं। मुझे भूख लगी है विपिन, जो तुमने बनाया था उसका स्वाद अब भी जीभ पर है। मैंने पीछे से ट्रक की चाबी उठाई और बोनट की तरफ दौड़ा। आज नहीं, मैं चिल्लाया। वो दरवाजे से नीचे उतरा, पर जमीन पर पैर पड़ते ही उसके पैरों से धुआं उठने लगा, जैसे धरती उसे स्वीकार नहीं कर रही हो। मैंने ट्रक स्टार्ट किया, चाबी घुमाई। 1 बार, 2 बार और तीसरी बार ट्रक दहाड़ते हुए चालू हो गया। जैसे ही मैंने एक्सेलरेटर दबाया,
वो चीखा, ठहर, तुम सब एक जैसे हो, कोई नहीं रुकता। उसने ट्रक के पीछे दौड़ने की कोशिश की, पर उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। वो जलने लगा और चीखता रहा। मुझे और चाहिए था, सिर्फ एक बार और। भूख अधूरी रह गई। मैंने ट्रक को सीधा सड़क पर दौड़ा दिया। रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। जंगल कम हो गया था और एक पुराना पुलिस नाका आगे दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रक वहीं रोका, उतरकर भागते हुए नाके पर गया और एक कांस्टेबल को सारी बात बताई। वो हंसने लगा। फिर वही जगह साहब, ये 5वां केस है इस महीने। मैं चौंका। वो बोला, उस जंगल के बीच वो मोड़ जहां लोग खाना बनाते हैं और फिर कोई भूखा आकर थोड़ा सा मांगता है, फिर ना तो रास्ता मिलता है ना साथी। तू बच गया, यही बड़ी बात है। पुलिस वाले ने अपनी पुरानी रॉयल इनफील्ड स्टार्ट की और मुझसे कहा, चलो दिखाओ कहाँ हुआ सब कुछ। मैं अब भी कांप रहा था। क्या आप मानते हो मेरी बात? वो आदमी गंभीर हो गया। देख भाई, मैं खुद 5 साल से इसी नाके पर हूं। जिनसे मिला हूं सबकी बातें एक जैसी थीं। कोई भूखा बूढ़ा, कोई चुप औरत, कोई मरा बच्चा जो सिर्फ खाना मांगता था। अब भी कांप रहा था। क्या आप मानते हो मेरी बात? वो आदमी गंभीर हो गया। देख भाई, मैं खुद 5 साल से इसी नाके पे हूं। जिनसे मिला हूं सबकी बातें एक जैसी थी। कोई भूखा बूढ़ा, कोई चुप औरत, कोई मरा बच्चा जो सिर्फ खाना मांगता था। पर अंत में कोई ना कोई गायब हो जाता है। हम उस जगह पे लौटे जहां मैंने विकास को आखिरी बार देखा था। रास्ता वैसा ही था, पेड़ों की कतारें, घना जंगल और हवा में एक सड़ा सा गंध, जैसे गीले लट्ठों के बीज को जलाया गया हो। मैंने ट्रक वहीं किनारे लगाया जहां रात को खड़ा किया था। पर जैसे ही हम दोनों नीचे उतरे, पुलिस वाले ने अपनी नाक पर रुमाल रख लिया। ये गंध, फिर वही, उसने कहा। हम आगे बढ़े। जहां खाना बनाई थी वहां अब जमीन काली और जली हुई थी, जैसे कुछ बहुत तेज गर्म चीज यहां गिरी हो। कढ़ाई तो नहीं थी, लेकिन कुछ टूटी हुई हड्डियों जैसे टुकड़े वहां बिखरे थे। ये किसके हैं? मैंने कांपते हुए पूछा। वो बोला, सिर्फ भगवान जाने, पर शायद तुम्हारा साथी अब नहीं रहा। मेरे गले से आवाज नहीं निकली। फिर उसने जेब से एक पुराना नक्शा निकाला, हाथ से बना हुआ, पुराना और पीला। देख, ये जो जगह है जहां तू खड़ा है, यह पहले ब्रिटिश जमाने की एक रेल कॉलोनी थी। यहां मजदूरों को रखा जाता था, जंगल काटने, ट्रैक बिछाने, पुल बनाने के लिए। पर बारिशों के दौरान एक बार पूरा राशन लदी ट्रेन लापता हो गई। उसके बाद 1 महीने तक खाना नहीं आया। लोग भूखे मर गए और कुछ ने एक दूसरे को खाना शुरू कर दिया। मैं सन्न रह गया। कहते हैं कुछ आत्माएं वहीं अटक गईं, जिन्होंने खाना नहीं खाया और जिनकी भूख मौत के बाद भी मिट नहीं सकी। अब जब भी कोई यहां रुककर खाना बनाता है, वो गंध, वो भाप उन्हें खींच लाती है और फिर वो उसी में समा जाते हैं, कभी बूढ़ा बनकर, कभी बच्चा, कभी कोई और चेहरा। मैंने धीरे से पूछा, कोई तरीका नहीं है उन्हें शांति देने का? वो बोला, है, पर बड़ा जोखिम भरा है। जो बचता है वही लौट आ सकता है किसी को, पर तुझे यकीन है कि जो गया है वो लौटना चाहता है? मैं चुप रहा। रात को पुलिस वाले ने मुझे वहीं नाके पर रोका, साथ खाना दिया, पर मैं सिर्फ एक रोटी खा पाया। सिरहाने विकास की आवाज बार बार आती रही, भाई भूख लगी, पर मैं सिर्फ एक रोटी खा पाया। सिरहाने विकास की आवाज बार बार आती रही, भाई भूख लगी है। अगली सुबह की हवा ठंडी थी, लेकिन मेरे सीने में एक ज्वाला जल रही थी। पुलिस वाले ने मुझे कहा, अब तू जा सकता है, माल लेकर अगरतला निकल जा। पर मैंने कहा, नहीं साहब, माल बाद में पहुंचा दूंगा। पहले विकास को ढूंढना है, या कम से कम उसकी रूह को सुकून देना है। वो कुछ नहीं बोला, बस मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तो फिर तेरे लिए एक आदमी है जो कुछ जानता है। हम एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां बाबा काशीनाथ रहते थे। उम्र 80 के पार, पर आंखें शेर जैसी तेज। जैसे ही मैंने उन्हें पूरा किस्सा सुनाया, उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। भूख से मरे लोग कभी माफ नहीं करते बेटा, उनका शरीर मरता है, भूख नहीं। मैंने पूछा, क्या विकास की आत्मा फंस गई है? बाबा बोले, शायद नहीं,
कभी कभी भूखी आत्मा अपने शिकार को पूरी तरह खत्म नहीं करती, बल्कि उसे अपने भीतर कैद कर लेती है। तो उसे छुड़ाया जा सकता है? हाँ, अगर तू उस जगह लौटे और उसे उसकी सबसे प्यारी चीज देकर बुलाए और वचन दे कि तू उसे अकेला नहीं छोड़ेगा। मैंने पूछा, सबसे प्यारी चीज क्या? बाबा मुस्कुराए। तेरी आवाज, तेरा भरोसा। वो तुझे भाई मानता था ना? मैंने सिर झुका दिया। हाँ। अगली रात मैं वापस उसी मोड़ पर गया। ट्रक वहीं रोका, इंजन बंद किया और उतरकर जमीन पर बैठ गया। चारों तरफ अंधेरा था। मैंने जोर से पुकारा, विकास, सुन बे, मैं वापस आ गया हूं। तू कहता था ना कि तुझे डर लगता है अकेले में। मैं फिर अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। तू चाहे जैसा भी बन गया हो, पर भाई है तू। और अगर भूख ही बाकी है तो खा ले, पर तू बाहर निकल। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर हवा तेज चली और सामने पेड़ के पीछे से वही आकृति निकली। पिघला चेहरा, झुकी पीठ, लाल आंखें। विपिन, आवाज अब भी उसकी थी। तू सच में आया? हाँ बे विकास, मैं यहीं हूं। चल, वापस चलें। वो झुका, कांपा और चीख पड़ी। मैं तो मर गया था भाई। मैंने आंसू भरी आंखों से कहा, नहीं। हुआ। पर जैसे ही मैं मुड़ा, पीछे से एक आवाज आई, भाई। मैंने देखा, विकास सामान्य रूप में वहीं जैसे पहले था, पर उसके चेहरे पर थकान और डर था। मैं कहाँ था भाई? उसने पूछा। मैंने उसे गले से लगा लिया। यहीं, मेरे इंतजार में। विकास मेरे साथ ट्रक के बगल में बैठा था। उसकी सांसें तेज थीं, चेहरा पसीने से भीगा हुआ और आंखें जैसे किसी ने उनमें अंधेरा भर दिया हो। मैंने पूछा, याद है तुझे कुछ? उसने धीरे से सिर हिलाया। कुछ टुकड़े टुकड़े में, जैसे सपना देखा हो, जिसमें कोई गहरी भूख थी और सब कुछ ठंडा, अंधेरा और गीला। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सब ठीक हो गया, अब तू मेरे साथ है। हमने ट्रक स्टार्ट किया और निकल पड़े, उस जगह से जहां जमीन जल चुकी थी और जहां हम अपनी जिंदगी का सबसे डरावना मोड़ पार कर चुके थे। पर डर अब भी गया नहीं था। करीब आधे घंटे के सफर के बाद विकास अचानक बोला, भाई, ट्रक के पीछे कुछ चल रहा है। मैंने शीशे में देखा, खाली सड़क, कुछ नहीं। बे, बस तेरा वहम है। पर कुछ ही मिनटों बाद ट्रक के अंदर एक अजीब सी सीलन और बदबू फैलने लगी, जैसे पुराने कुएं की मिट्टी गीली होकर सड़ रही हो। मैंने पूछा, तूने कुछ छुआ क्या ट्रक में? मैंने पूछा, नहीं। तूने कुछ छुआ क्या ट्रक में? नहीं। मैंने ट्रक रोका, उतर के चेक किया। इंजन ठीक, टायर ठीक, ब्रेक भी। पर ट्रक के नीचे से पानी टपक रहा था, जबकि कहीं बारिश भी नहीं हुई थी। मैंने एक कपड़ा डाल के देखा, पानी नहीं, कोई तेल जैसा चिपचिपा तरल था, बदबूदार। मैं ट्रक के कैबिन में वापस आया। विकास कुछ बोल नहीं रहा था, बस बाहर देख रहा था। तो ठीक है ना? उसने धीमे से कहा। वो साथ में आया है, पूरी तरह गया नहीं है। मैं चौंका। कौन? जिसने मुझे पकड़ रखा था, वो मरा नहीं है भाई। वो अब अंदर है और भूखा है। मैंने गाड़ी वहीं रोक दी। क्या मतलब है तेरा? उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखें अब फिर से लाल हो रही थीं। वो मुझसे गया नहीं, बस तेरे सामने छुप गया। अब तुझे चाहिए, विपिन। अब तू उसकी भूख है। मैंने सीट बेल्ट खोली और दरवाजा खोलते हुए चिल्लाया, नहीं, फिर से नहीं। पर तब तक विकास की गर्दन एक तरफ मुड़ी और उसका चेहरा फिर पिघलने लगा। मैं नीचे कूद पड़ा। ट्रक के अंदर से फिर वही आवाज आई, भाई, खाना कहाँ है? ट्रक के अंदर विकास फिर बदल चुका था। उसकी आंखें काली थीं, शरीर कांप रहा था
और होठों से निकल रही थी गूंगी सी गड़गड़ाहट, जैसे भूखा कुत्ता हड्डी चबाने से पहले करता है। मैं ट्रक से कूदकर एक बार फिर उसी सुनसान सड़क पर आ गया। अंधेरा गहराता जा रहा था। जंगल से सियारों की आवाजें आने लगी थीं। मैंने दौड़ते हुए फिर से बाबा काशीनाथ को फोन लगाया। फोन उठते ही मैं चिल्लाया, बाबा, वो फिर आ गया। विकास फिर से उसी के कब्जे में है, अब क्या करूं? बाबा शांत आवाज में बोले, ध्यान से सुन बेटा, वो भूख अब तुझ पर है, अर्जुन पर नहीं। तू ही उसका अंतिम स्वाद है, क्योंकि तूने उसे 2 बार मना किया। अब एक ही उपाय है, उसी जगह वापस जा और उसे वही खाना बनाकर दे जो सबसे पहले उसने मांगा था। तू नहीं खाएगा, ना विकास, वो अकेले खाएगा। अगर वो खा गया तो मुक्त, अगर तूने डर दिखाया तो दोनों खत्म। मैंने पूछा, अगर उसने मेरी जान मांगी तो? बाबा बोले, वो भूखा है, बेईमान नहीं। पूरा खाना ले। वो भूखा है, बेईमान नहीं। पूरा खाना उसे शांति देता है। आधा मिलेगा तो आधे को खा जाएगा, और इस बार आधा तू होगा। मैंने ट्रक का पिछला हिस्सा खोला। अंदर गैस चूल्हा, बर्तन, मसाले सब पड़े थे। एक तरफ विकास बैठा था, अब भी झुका हुआ। मैंने हिम्मत जुटाकर उसके पास जाकर कहा, भाई, मैं बना रहा हूं खाना, इस बार पूरा दे दूंगा। वो चुप रहा। मैंने चूल्हा जलाया, पनीर, प्याज, टमाटर काटे। तेल गर्म होते ही मसाले भुनने लगे। वही सुगंध जो पहली बार फैली थी उस जंगल में। अचानक विकास ने सिर उठाया। खुशबू आ रही है। पर यह आवाज विकास की नहीं थी। 3 आवाजें एक साथ बोल रही थी, इस बार सब मिलेगा? हाँ, मैंने कांपती आवाज में कहा, पूरा मिलेगा। करीब आधे घंटे में करी बनकर तैयार हुई। मैंने वो कढ़ाई ट्रक से बाहर लाकर उसी पुराने स्थान पर रख दी। ये लो, खा लो, अब कोई रोकने नहीं आया है, सब तुम्हारा है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर ट्रक से विकास की देह बाहर निकली। पर अब वो कोई और था। चेहरा विकास का था, लेकिन चलने का तरीका, उसकी गर्दन की ऐंठन, उंगलियों का लंबा होना, सब कुछ अलग। वो कढ़ाई के पास बैठ गया। प्याज बढ़िया बुना है, उसने धीरे से कहा। फिर वो खाने लगा, धीरे धीरे, शांति से। हर निवाले के साथ उसका चेहरा बदलता, कभी बच्चा, कभी बूढ़ा, कभी जवान। शायद वो सारे रूप थे जिनकी भूख कभी मिट नहीं पाई। जब आखिरी निवाला खा चुका, उसने मेरी तरफ देखा। अब तुझे जाने देता हूं, भूख पूरी हो गई। मैं पीछे हटा, पर वही खड़ा रहा। विकास का शरीर जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल बेहोश। मैंने दौड़कर उसे उठाया, उसकी सांसें चल रही थी। विकास, उसने आंखें खोली। भाई, तू यहीं है? हमेशा था बे, मैंने कहा और उसे गले से लगा लिया। सुबह की पहली किरणें जंगल के घने दरख्तों को छूने लगी थी। धुंध अब भी लटकी थी और हवा में हल्का सा धुआं। मैं विकास को ट्रक कैबिन में लिटा चुका था। उसकी सांसें अब सामान्य थी, पर आंखें अब भी डर की परछाई से भरी थी। करीब आधे घंटे बाद उसने धीमे से मेरी तरफ देखा। भाई, मैं मर गया था क्या? मैंने मुस्कुराकर उसका माथा सहलाया। अगर मर जाता तो वापस आता? उसने गहरी सांस ली, आंखें बंद की और कहा, सब याद आ रहा है, पर यादें भी कड़वी हैं। वो जगह, वो ठंडा गोप अंधेरा, वो आवाजें जो सिर के अंदर गूंजती थीं। खिला दो, छोड़ देंगे। मैं चुप था। अब उसे बोलने देना जरूरी था। और फिर एक दिन किसी ने खाना फेंका। वो तुम थे भाई, पर वो मुझे खाने नहीं दे रहे थे। वो बोलते थे, तू भाई है, तुझे बचाना है, तू आखिरी चारा नहीं बनेगा। और मुझे किनारे कर दिया। मैं कोने में पड़ा रहा, और जब फिर तेरी आवाज आई तो सब कुछ फट गया, जैसे दरवाजा खुला हो। मैंने उसकी तरफ देखा
तेरा बच जाना ही मेरी जीत है बे। विकास बोला, नहीं भाई, एक बात अब भी खटक रही है। क्या? जब वो खा रहे थे तब भी एक और आवाज आई थी। मैं बोल रही थी, ये तो बस एक भूख थी, अभी कई बचे हैं। हमने ट्रक स्टार्ट किया। अब सड़क सीधी दिख रही थी। रास्ते में ना पेड़ों का जाल था, ना भटकाव, बस जंगल और हमारी धड़कनों की ताल। जब हम उस जगह से करीब 5 किलोमीटर दूर निकल आए, विकास अचानक बोला, पीछे देख भाई। मैंने रियर व्यू मिरर देखा। जंगल की शुरुआत पर एक छाया खड़ी थी, ना ज्यादा ऊंची ना छोटी, ना मर्द ना औरत, बस एक धुंधली आकृति जो हमें जाते हुए देख रही थी। और फिर वो धीरे धीरे पीछे मुड़कर जंगल में समा गई। हम त्रिपुरा की ओर आगे बढ़ चले। अब रास्ता साफ था, पर मन में अब भी एक सवाल था, क्या भूख वाकई पूरी हुई थी या हमने बस एक भूखे को खिला दिया? बाकी अब भी इंतजार में है। अगरतला शहर की रोशनी जैसे आंखों पर ठंडा मरहम रख रही थी। 3 दिन की खामोशी, अंधेरा और जंगल की वहशी हवा के बाद शहर का ट्रैफिक, लोगों की आवाजें और नॉर्मलपन देखकर मैं और विकास दोनों थोड़ी देर तक चुपचाप ट्रक में ही बैठे रहे। भाई, लगता है अब सब ठीक है, विकास ने पहली बार खुलकर बोला। मैंने उसकी तरफ देखा। चेहरा थका हुआ था लेकिन होश में। हाँ बेटा, अब बस माल उतारना है और फिर सीधे घर की ओर।